शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, विचार, वाणी, व्यवहार, संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में ये सारी चीजें हैं वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 10 दिसंबर के करंट अफेयर पे। और आज के वीडियो में टोटल हम 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन पूछाएंगे, तो आपको इन 5 प्रश्नों के जवाब देने हैं, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहिए। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी मिल जाएगी। और देखिए, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट प्रश्न को। देखिए, आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किन शहरों को यूनेस्को के विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल किया गया है। तो देखिए, अभी हाल ही में ग्वालियर को और ओरछा को, इन दोनों शहरों को जो है यूनेस्को के विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल किया गया है। देखिए, ओरछा और ग्वालियर ये दोनों जो है मध्य प्रदेश के शहर हैं और इनका लोकेशन मैं आपको थोड़ा सा मैप में पहले दिखा दूं, फिर आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, ये आपका इंडिया का मैप है और इंडिया के मैप में आपका मध्य प्रदेश कुछ इस स्थान पे लोकेटेड है। और मध्य प्रदेश के मैप को अगर आप जूम करेंगे तो आपको पूरे इसके जिले वगैरह जितने हैं सब सारे प्लेसेस दिखने लगेंगे। तो इसमें आपका ग्वालियर और ओरछा कहाँ पे है। देखिए, अगर मध्य प्रदेश के मैप में आप उत्तरी सिरे पर जाएंगे तो यहाँ पे आपको ग्वालियर दिखेगा और ये आपका रहा ओरछा। ठीक है, तो ये ग्वालियर और ओरछा की लोकेशन है। और इन दोनों प्लेसेस के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूनेस्को के बारे में। देखिए, यूनेस्को जो है इसके द्वारा मध्य प्रदेश का जो ऐतिहासिक किला शहर है ग्वालियर। देखिए, ग्वालियर का किला बहुत ही खूबसूरत है, मुझे जाने का अवसर भी मिला है वहाँ पे। तो ग्वालियर और ओरछा को जो है अपने विश्व धरोहर शहर कार्यक्रम के अंतर्गत यूनेस्को विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल किया गया है। और देखिए, वर्तमान में जो है अब इन दोनों को शामिल करने के बाद भारत में जो है विश्व विरासत शहरों की कुल संख्या 40 हो जाएगी। इसको याद रखिएगा, इन संख्या मतलब इन शहरों की संख्या एग्जाम में पूछी जाएगी। ग्वालियर के बारे में थोड़ा सा हम संक्षेप में जान लेते हैं। देखिए, ग्वालियर की स्थापना जो है ये 9वीं शताब्दी में हुई थी और इस पर गुर्जर प्रतिहार राजवंश, तोमर, बघेल, कछवाहों और सिंधिया का शासन रहा। देखिए, ये जो है बलुआ पत्थर के पठार पर स्थित है ग्वालियर शहर आपका, और इसमें जो है स्मारक, किले और महल शामिल है। और इसके प्रसिद्ध स्थानों में सूर्य मंदिर, जल विलास पैलेस, तानसेन का स्मारक और तिघरा डैम, 15वीं सदी का गुजारी महल पैलेस शामिल है। और ओरछा, देखिए ओरछा जो है इसका अर्थ है छिपे हुए महल। ठीक है, ओरछा का मतलब क्या है, छिपे हुए महल। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो है अपने मंदिरों और महलों के लिए लोकप्रिय है। और ये जो है 16वीं शताब्दी में बुंदेला साम्राज्य की राजधानी थी, कौन, ओरछा। और इस शहर के प्रसिद्ध स्थान राजमहल, जहांगीर महल, राम राज मंदिर, राय प्रवीण महल और लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है शामिल है। तो इन सभी मतलब इसीलिए जो है ग्वालियर को और ओरछा को शामिल किया गया यूनेस्को के विश्व विरासत शहरों की सूची में, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे स्मारक, ऐसे किले हैं जो कि अपने आप में बहुत ही यूनिक है। तो याद रखिएगा, यूनेस्को के विश्व विरासत शहरों की सूची में ग्वालियर और ओरछा को शामिल किया गया है। और इसी के साथ भारत में अब जो है यूनेस्को विश्व विरासत शहरों की कुल संख्या 40 हो गई है। और देखिए, मध्य प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं, जहाँ पे ये दोनों शहर शामिल है, मतलब स्थित हैं। देखिए, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। देखिए, आनंदीबेन पटेल जो ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं, लेकिन इनको मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। थोड़ा सा मैप को हम जूम करते हैं। देखिए, ये आपका मध्य प्रदेश आ गया। ठीक है, मध्य प्रदेश जो है अपनी सीमाएं देखिए, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और फिर इधर देखिए आपका महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। ठीक है, इन 5 राज्यों के साथ अपनी सीमाएं बनाता है। परीक्षा में कई बार पूछा गया कि एमपी जो है ये कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है, तो टोटल 5 राज्यों के साथ। और यूनेस्को की बात करें, देखिए यूनेस्को जो है इसका हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में है और इसके हेड हैं आंद्रे अजोले और इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। दूसरा प्रश्न है कि वर्ष 2020 का विश्व एथलीट ऑफ द ईयर खिताब किसे दिया गया। तो देखिए, 2020 का विश्व एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब 2 लोगों को दिया गया है। पहली महिला है, दूसरे पुरुष हैं। देखिए, पहले का नाम है यूलिमर रोहास, दूसरे का नाम है मोंडो डुप्लांटिस। देखिए, जब कई आपके स्वीडिश पोल वाल्टर है मोंडो डुप्लांटिस। ठीक है, यहाँ पे इनकी फोटो आपको दिख रही है। और जो आपकी वेनेजुएला की ट्रिपल जंपर है जिनका नाम है यूलिमर रोहास, यहाँ पे इनकी फोटो दिख रही है आपको। इन दोनों को जो है क्रमशः पुरुष और महिला विश्व एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है। और ये आपको याद रखना है, ये सबसे यूनिक प्रश्नों में से एक प्रश्न होता है। हर साल जब भी विश्व एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार की घोषणा होती है, वो पूरे वर्ष उसके बाद वाले एग्जाम में जो है पूछा जाता है।
तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि 2020 का विश्व एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया गया, तो ये दिया गया है स्वीडिश पोल वाल्टर मोंडो डुप्लांटिस को, और वेनेजुएला की एक महिला ट्रिपल जंपर है यूलिमस रोहास को। ठीक है, इन दोनों को दिया गया है। तीसरा प्रश्न है कि पार्थिव पटेल ने हाल ही में किस खेल से संन्यास ले लिया। देखिए पार्थिव पटेल जो है ये इन्होंने अभी हाल ही में क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। देखिए ये जो है एक भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज थे और इन्होंने वर्ष 2002 में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था। इन्होंने भारत के लिए कुल 25 टेस्ट मैच, 38 एक दिवसीय और 2 T20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं, और इन्होंने आखिरी बार 2018 में जो है जोहानिसबर्ग में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच के दौरान भारत की जर्सी पहनी थी, यानी कि भारत की तरफ से खेला था। देखिए इनका जन्म जो है गुजरात में हुआ था और अब ये क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में नेपाल और चीन ने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितने सेंटीमीटर ज़्यादा होने का दावा किया। देखिए नेपाल और चीन ने कहा है कि जो आपका माउंट एवरेस्ट है ये जो है 86 सेंटीमीटर इसकी लंबाई बढ़ गई है। देखिए हाल ही में नेपाल और चीन की सरकार ने संयुक्त रूप से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी की नई ऊंचाई की गणना की और बताया कि अब इसकी ऊंचाई कितनी हो गई है 8,848.86 मीटर। ठीक है, तो 86 सेंटीमीटर ये बढ़ा है, पहले 8,848 मीटर था ये, लेकिन 86 सेंटीमीटर वृद्धि हुई है इसमें। और ये जो है 1954 में, देखिए इससे पहले 1954 में और उसके बाद भी मतलब एक बार सर्वे हुआ था, तो 3 बार अब तक इसकी ऊंचाई नापी जा चुकी है। देखिए 1954 में भारत के द्वारा किए गए पिछले माप से ये जो है 0.86 मीटर अधिक है, यानी कि 86 सेंटीमीटर अधिक है। देखिए जो आपका माउंट एवरेस्ट है इसको तिब्बती भाषा में जो है माउंट कोमोलुंगोमा के नाम से जाना जाता है और इसको नेपाली भाषा में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में एक प्रश्न बहुत ही पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस पर्वत को जो है सागर माथा के नाम से जाना जाता है नेपाल में, तो नेपाल में सागर माथा के नाम से विख्यात है माउंट एवरेस्ट। और पांचवा प्रश्न की 2020 के संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो देखिए 2020 का जो आपका संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार है ये इन्वेस्ट इंडिया को दिया गया है, और इन्वेस्ट इंडिया को 180 वैश्विक निवेश संवर्धन एजेंसियों में से चुना गया है। देखिए जो आपका इन्वेस्ट इंडिया है ये उद्योग और आंतरिक व्यापार वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के संवर्धन विभाग के तहत एक गैर लाभकारी उपक्रम है, और इसके एमडी और सीईओ वर्तमान में दीपक बागला, और इस जो आपका इन्वेस्ट इंडिया इसको स्थापित किया गया था 2009 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन इन्वेस्ट इंडिया के बारे में याद रखिएगा, लेकिन सबसे खास बात याद रखना है कि 2020 के संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इन्वेस्ट इंडिया को। छठा प्रश्न की वर्चुअल इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 का उद्घाटन किसने किया। तो देखिए वर्चुअल इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 का उद्घाटन किया है पीएम मोदी ने। देखिए आपका ये वर्चुअल इंडिया मोबाइल कांग्रेस था, यानी कि IMC 2020 था। इसका विषय रहा इंक्लूसिव इनोवेशन स्मार्ट सिक्योर सस्टेनेबल, यानी कि समावेशी नवाचार स्मार्ट सुरक्षित और स्थायी। तो थीम याद रखिएगा। और देखिए जो आपका ये कार्यक्रम था जिसका नाम था इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020। देखिए ये जो है आपका इसका जो आयोजन है ये 8 से 10 दिसंबर तक हुआ, यानी कि आज 10 तारीख है तो आज लास्ट डेट है इसका। 8 तारीख को पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया था वर्चुअली। देखिए इसका जो आयोजन है ये भारत सरकार के दूरसंचार विभाग और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जा रहा है। और जो आपका ये IMC यानी कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस है 2020 का, इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल समावेशिता एवं सतत विकास, उद्यमिता और नवाचार के विजन को बढ़ावा देने में मदद करना और विदेशी और स्थानीय निवेश संचालित करना, दूरसंचार और उभरते हुए प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास को प्रोत्साहित करना है। सातवां की राष्ट्रीय थर्मल विद्युत निगम लिमिटेड ने नर्मदा प्राकृतिक सौंदर्य पुनर्स्थापना परियोजना यानी कि नर्मदा लैंडस्केप रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन के लिए अभी हाल ही में किसके साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो देखिए जो आपका राष्ट्रीय थर्मल विद्युत निगम लिमिटेड है इसने अभी हाल ही में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल के साथ नर्मदा प्राकृतिक सौंदर्य पुनर्स्थापना परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। देखिए जो आपका राष्ट्रीय थर्मल विद्युत निगम लिमिटेड है इसको शॉर्ट में हम NTPC कहते हैं, और NTPC जो है इसकी स्थापना 1975 में थी, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। और जो आपका भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल है इसको शॉर्ट में हम IIFM भोपाल के नाम से जानते हैं। और ये जो है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत सरकार के मतलब जो आपका भारत सरकार है उससे सहायता प्राप्त एक स्वायत्त संस्थान है।
आठवां की एडीबी ने भारत में जैव ईंधन विकास के लिए अभी हाल ही में कितने मिलियन डॉलर की तकनीकी सहायता को मंजूरी दी। तो देखिए एडीबी ने भारत में जैव ईंधन विकास के लिए टोटल अभी हाल ही में 2.5 मिलियन डॉलर के तकनीकी सहायता को मंजूरी दी है। देखिए ये जो आपका अमाउंट है 2.5 मिलियन डॉलर का, तो ये अनुदान एशिया क्लीन एनर्जी फंड के जरिए वित्त पोषित किया जाएगा, जिसे जापान सरकार के द्वारा क्लीन एनर्जी फाइनेंसिंग पार्टनरशिप फैसिलिटी और कोरिया गणराज्य के ई एशिया और नॉलेज पार्टनरशिप फंड के तहत वित्त पोषित किया जाएगा। और देखिए जो आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसके बारे में जान लीजिए। देखिए इसका मुख्यालय आपका मांडुलियांग फिलीपींस में है। प्रेसिडेंट इसके हैं मात्सुगु ओसाका और इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। नवा प्रश्न है कि फोर्ब्स की तरफ से जारी 100 पावरफुल वुमेन लिस्ट में निम्न में से किस महिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो देखिए फोर्ब्स की तरफ से जारी 100 पावरफुल वुमेन लिस्ट में जो है अभी हाल ही में एंजेला मार्केल को पहला स्थान हासिल हुआ है। और देखिए एंजेला मर्केल कौन है, ये जो है जर्मनी की चांसलर हैं, ठीक है। ये लगातार 10वें साल इस सूची में पहले स्थान पर काबिज हैं। तो पिछले 10 सालों से मतलब 9 सालों से जो प्रश्न पूछा जा रहा है एग्जाम में कि फोर्ब्स की तरफ से जारी 100 सबसे पावरफुल वुमेन की लिस्ट में इस साल पहले स्थान पर कौन आई, तो 9 साल से इस प्रश्न का उत्तर एक ही है, एंजेला मर्केल। तो एंजेला मर्केल लगातार 10वें साल ये इस सूची में पहले स्थान पर काबिज हैं। और देखिए इस सूची में दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन है और कमला हैरिस जो कि उपराष्ट्रपति हैं कहाँ की, अमेरिका की, ये इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। भारत की जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, ये इस सूची में 41वें स्थान पर हैं। और ये देखिए एक खास बात और है, देखिए फोर्ब्स में जो ये 100 सबसे पावरफुल वुमेन की लिस्ट जारी की है, ये 17वीं लिस्ट है, 17वीं बार इसको जारी किया गया है। और इस लिस्ट में जो है 30 देशों की महिलाओं को शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये 17वां वार्षिक फोर्ब्स पावर लिस्ट है और इसमें 30 देशों की महिलाओं को शामिल किया गया है। इसमें भारत की रोशनी नाडर मल्होत्रा 55वें स्थान पर हैं और किरण मजूमदार शाह जो है ये 68वें स्थान पर हैं। और लैंडमार्क समूह की जो प्रमुख हैं रेणुका जगतियानी, इनको इस सूची में 98वें स्थान पर रखा गया है। और फोर्ब्स की सूची में 10 देशों की प्रमुख 38 सीईओ और 5 मनोरंजन क्षेत्र से जुड़ी महिलाएं शामिल हैं। तो ये संख्या भी याद रखिएगा। देखिए जितनी भी चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं वो सारी डाटा मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ ताकि आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में ना छूटे। देखिए एक खास बात रही सूची की, इस सूची में जितनी भी महिलाओं को शामिल किया गया है, भले ही इनकी उम्र, राष्ट्रीयता और मतलब अलग अलग पेशे से जुड़ी हों, लेकिन 2020 की चुनौतियों का सामना करने के लिए इन्होंने अपने मंच का इस्तेमाल एक तरीके से किया है। अगर नेता है तो नेतागिरी में उन्होंने कुछ अच्छे तरीके से लीडरशिप किया। अगर ये जो है किसी कंपनी से जुड़ी हुई है, जैसे कि कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है, तो उसमें भी उन्होंने लीड किया कि चलो हम कोरोना की दवाई बनाते हैं। तो ऐसे इन्होंने लीड किया, मतलब अपनी ताकत को दिखाया। देखिए इस सूची में ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन जो है ये 37वें स्थान पर हैं। और एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है यूनाइटेड पार्सल सर्विस, इसकी कैरोल टोम को जो है 11वां स्थान हासिल हुआ है। और कैलिफोर्निया के क्लोरोक्स लिंडा रेंडले की जो प्रमुख है, इनको 87वां स्थान मिला है। और इस सूची में बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की जो सह अध्यक्ष हैं मेलिंडा गेट्स, इनको 5वां स्थान। अमेरिकी सदन की स्पीकर नैन्सी पेलोसी को जो है 7वां स्थान। और फेसबुक की मुख्य संचालन अधिकारी शेरिल सैंडबर्ग को जो है 22वां स्थान। और बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, इनको 39वां स्थान। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को 46वां स्थान। और मशहूर कलाकार रिहाना को 69वां पोजीशन। और जो आपके बेयोंसे हैं इनको जो है 72वां स्थान हासिल हुआ है। तो जो कुछ प्रमुख महिलाएं थी जिनके बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है वो मैंने आपको बता दिया है। खास तौर से जो पहले पेज पे यहाँ पे मैंने महिलाओं की सूची दी है आपको, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और निर्मला सीतारमण जो कि भारत की वित्त मंत्री हैं, ये इस सूची में 41वें स्थान पर है, ये भी आपको याद रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 10वां प्रश्न की, हाल ही में किस देश ने पहली बार अपने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया। तो देखिए ये कारनामा किया है चीन ने। देखिए चीन बहुत ही एक तरीके से थोड़ा सा धूर्त मतलब देश तो है, लेकिन टेक्नोलॉजी में ये बहुत ही आगे है। तो इस चीज़ में मतलब इसका पीछा करना सारी दुनिया के लिए एक चुनौती है। देखिए चीन ने हाल ही में पहली बार अपने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता है, ठीक है। और देखिए चीन के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम सूरज परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक स्थापित करके दुनिया में दूसरे सूरज के दावे को सच कर दिया है कि चलो भैया हमने एक सन बना लिया, यानी सूरज बना लिया और अब हम इससे जो है एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। तो याद रखिएगा कि अभी हाल ही में चीन ने जो है अपने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को जो है सफलतापूर्वक संचालित कर दिया है।
11वां की हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस में साल 2024 में होने वाले खेलों में किस खेल को आधिकारिक तौर पर जो है ओलंपिक खेलों का दर्जा दिया। तो देखिए अभी हाल ही में 3 खेलों को जो है आधिकारिक तौर पर जो है ओलंपिक खेलों का दर्जा दिया गया है। इनमें आपका पहला आपका है ब्रेक डांस। ब्रेक डांस कुछ इस प्रकार से होता है, आपने देखा होगा नाचते हुए लोगों को। और ब्रेक डांस के अलावा जो है स्केट बोर्डिंग को और स्पोर्ट क्लाइंबिंग को जो है और सर्फिंग को जो है इन खेलों में शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसको स्केट बोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग को जो है और ब्रेक डांस को, इन तीनों खेलों को शामिल किया गया है 2024 के होने वाले ओलंपिक खेलों में। देखिए इन 3 खेलों को टोक्यो ओलंपिक में शामिल किया जाना था, जो कि कोरोना वायरस की महामारी कारण 1 साल के लिए कैंसिल कर दिया गया। तो टोक्यो ओलंपिक में इनको शामिल नहीं किया गया, लेकिन 2024 में जो ओलंपिक गेम होगा उसमें इनको शामिल किया जाएगा। 12वां प्रश्न है, किस देश ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए एक नया संपत्ति कानून पास किया है, जिसके तहत भारत के पूंजीपतियों पर एक खास टैक्स लगाया जाएगा। तो देखिए अभी हाल ही में कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए अर्जेंटीना की सरकार ने एक नया संपत्ति कानून पास किया है और इसके तहत जो अर्जेंटीना के पूंजीपति होंगे उन पर एक टैक्स लगाया जाएगा। देखिए अर्जेंटीना की सरकार का कहना है कि इससे इकट्ठा जो धन होगा इसका इस्तेमाल दवा और जरूरी चीज़ों को खरीदने में और राहत कार्यों में किया जाएगा। और इस नए कानून के अनुसार ये टैक्स जो है ये एक ही बार लगेगा। ये उन लोगों पर लागू होगा जिनके पास 20 करोड़ पेसो यानी कि 25 लाख डॉलर से अधिक की संपत्ति है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन पे। देखिए आज के क्वेश्चन का पहला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश में किस मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास किया, बताइए। दूसरा प्रश्न आपके लिए कि कौन सा देश वर्ष 2021 के एशिया कप क्रिकेट की मेजबानी करेगा, बताइए। और तीसरा कि हाल ही में किस राज्य के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र यानी कि ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट दिया गया, बताइए। चौथा है कि इस लेखक को उनके उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए जो है तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार दिया गया, बताइए। और पांचवा कि हाल ही में मधुकर गंगाधर का निधन हो गया, ये कौन थे, बताइए। तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे। कल के द्वारा वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।